गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। साउंड क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों? गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। तो चलिए ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब अपनी बातें शुरू की थी तो बायोलॉजी के चैप्टर पर हम लोगों ने बात अपनी शुरू की थी, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था स्केलेटल सिस्टम। तो जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी के एक चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्केलेटल सिस्टम। और उस स्केलेटल सिस्टम के चैप्टर में हम लोगों ने मेनली बात की थी फंक्शंस के ऊपर। देन उसके बाद में हम लोगों ने की थी बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ से हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास को ख़त्म किया था, फिर वहीं से हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोगों के पास में नोट्स होंगे ही मेरे द्वारा जो भी दिए गए हैं, तो उस पीडीएफ को पहले तो आप लोग ओपन कर लीजिएगा। और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे बच्चे। तो चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को। तो भैया हम लोगों ने अपनी बात जहाँ पे ख़त्म की थी वो थी कि भाई हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है। तो हमने बताया था कि साहब स्किन यानी कि त्वचा यानी कि खाल, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि साहब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साहब हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तब आपको वहाँ पर टिक लगाना होगा लिवर, जिसे आप हिंदी में यकृत या आप उसे कलेजा या कलेजी कहते हैं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन के बारे में। तो आप लोग सबसे पहले तो अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन। हेडिंग आप जो डालेंगे वो डालेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ बोन में सबसे पहले तो आप लोगों को जो पीडीएफ दी गई थी वहां पे जो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा साहब, वो ये मिलेगा कि बोन इज अ टाइप ऑफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहब बोन जो है ना वो बेसिकली एक टिश्यू है, बट वो है कैसा टिश्यू, तो एक कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में भी वो कैसा टिश्यू है, तो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। आप इमेजिन कीजिए कि भाई आपके हाथ में एक बोन, एक हड्डी, एक अस्थि, तो क्या आप उसको पकड़ करके अपने हाथों से स्क्वीज कर सकते हो क्या, पिचका सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप उसको हार्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि साहब बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब आप लोगों को याद होगा कि साहब हम लोगों ने जब लास्ट क्लास की थी तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि साहब व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, हिंदी में से हम बोल देते हैं ऊतक। तो हमने आप लोगों को बताया था कि साहब टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। मतलब कि टिश्यू जो है ना वो कई सारी सेल्स का एक ग्रुप है और इनका स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसा ही होता है और काम भी लगभग एक जैसा ही होता है। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि साहब बोन जो है वो एक टिश्यू तो है, बट एक कैसा टिश्यू है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। अब सवाल यहाँ पर ये है कि साहब टिश्यू तो समझ में आ गया कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। लेकिन साहब यहाँ पे आपने ये कनेक्टिव वर्ड को जो जोड़ दिया है ना, ये नहीं समझ में आया कनेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो कनेक्टिव वर्ड जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि साहब ये कनेक्टिव वर्ड से बना हुआ। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना।
तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि साहब ऐसे टिश्यू जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हो, आपस में जोड़ते हो, ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यूज को हम क्या कह देते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो अब मैं आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू की एक छोटी सी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप लोग उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन जरूर कीजिए। लिखिए व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर बच्चा लिखना है वो लिखना होगा कनेक्टिव टिश्यू इज अ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू is a tissue that connects different part of the body. Connective tissue is a tissue that connect different part of the body. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहब कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। तो आपने बोन को इमेजिन किया हुआ है कि साहब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो पाए जाते हैं वो 206 पाए जाते हैं। तो ये जो 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो आपस में जुड़ी हुई है ना। तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं किसकी मदद से, किसकी हेल्प से? कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। अब वो हम देखेंगे आगे चल करके साहब वो कौन से ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारी एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट किए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे अपने ही नोटबुक में, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब आप अपने नोटबुक में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चा, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं? तो नीचे लिखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो अब वो 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? तो उनके नाम मैं आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग कृपया करके उसको लिख लें। पहला नाम लिखिएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, LOOSE, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसिकली हमारी बॉडी में 2 पाए। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो मेनली हमारी बॉडी के अंदर 2 पाए जाते हैं। एक टिश्यू जिसे हम कह देते हैं एडिपोज। एडिपोज की स्पेलिंग है ADIPOSE, ADIPOSE, एडिपोज। और दूसरा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम है एरियोलर। एरियोलर स्पेलिंग बोल रहा हूं, उसको लिखिएगा AREOLAR। तो यहाँ पर आपने देखा कि साहब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक का नाम होता है एडिपोज और दूसरे का नाम होता है एरियोलर। अब ये एडिपोज और एरियोलर जैसे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं या लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये हमारी बॉडी में पाए कहाँ पर जाते हैं? तो हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। हमारे स्किन के ये नीचे पाए जाते हैं। तो दोनों के आगे आप लोग, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसकी लोकेशन क्या है लिखिएगा। बोथ आर मेनली present under the skin। both are mainly present under the
स्किन। तो ये दोनों जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, एरियोलर और एडिपोज, ये हमारी स्किन, हमारी त्वचा के भीतर या उसके नीचे पाया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि साहब एडिपोज के आगे आप लोग लिख लीजिएगा इंसुलेटर, INSULATOR, INSULATOR, इंसुलेटर। अब देखिए इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब होता है कि वह चीज जो हीट को या एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देती, उसे हम क्या कह देते हैं साहब? इंसुलेटर कह देते हैं, या आप इसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इंसुलेटर को? बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी कह सकते हो। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि साहब हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो आपको मिलेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आप सेल्सियस और सेंटीग्रेड में देखोगे तो अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड का फिगर आता है। अब आप सोचो कि साहब आप कश्मीर चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, जहाँ का तापमान, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में कभी कभी चला जाता है, माइनस में, तो आप वहाँ पर जाओगे तो क्या आपके शरीर का तापमान भी 36 या 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाएगा? क्या नहीं गिरेगा। आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एडिपोज। ये एडिपोज ही होता है जो आपके शरीर के भीतर की हीट को आपके बॉडी से इमिट नहीं होने देता या बाहर नहीं निकलने देता। आप सोचिए कि एडिपोज टिश्यू अगर ना हो तो हम अगर लद्दाख या साइबेरिया वाले रीजन में जाएं तो हमारी बॉडी जो है वो अंदर से जम जाएगी, हमारी बॉडी अंदर से जम जाएगी। तो कोई बताए मुझे कि इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्या है? कोई बता सकता है? नहीं। इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्या है? लद्दाख में ही है, बट जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो है द्रास, DRASS, द्रास इज लोकेटेड इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लिख लीजिएगा, द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द इंडिया, is located in लद्दाख। अभी आपको पता होना चाहिए कि सब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है ना? तो लद्दाख क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी बन चुका है। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लद्दाख में आपको केवल 2 डिस्ट्रिक्ट ही मिलेंगे। एक आपको मिलेगा लेह, LEH, और दूसरा आपको मिलेगा, उसका नाम है कारगिल। दूसरा नाम मिलेगा आपको क्या? कारगिल। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक रिकमेंडेशन आया है कि साहब अब हम जो है लद्दाख के अंदर 5 और डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो फिर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि सब लद्दाख के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो आपको मिलेंगे वो कितने? 7। अब आपका एक होमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट प्रपोज्ड किए गए हैं उनके नाम आपको जो है लिख करके अपने नोटबुक में लिख करके आना है। नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं आप लोगों से वो नए डिस्ट्रिक्ट जो प्रपोज्ड किए गए हैं सरकार की तरफ से उनके नाम मैं आप लोगों से पूछूंगा। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो है जो प्रपोज्ड है उसका नाम क्या है? द्रास, जो कि इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। खैर, तो एरियोलर लिख लिया हमने, एडिपोज लिख लिया। हमने देख लिया कि साहब ये एक एडिपोज जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इंसुलेटर होता है, और ये मेनली जो दोनों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारे स्किन के नीचे पड़ता है। दूसरा टाइप कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, उसको बोल देते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस, DENSE, डेंस।
कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, घना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अगर आप मैं बोलूं कि साहब एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि अभी आपने लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो एग्जाम्पल लिखे, एरियोलर और एक एडिपोस, उसी तरीके से अब आप यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल लिखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपको लिखना है वो है टेंडन, TENDON, टेंडन। अब याद कीजिए मेरी प्रीवियस क्लास को, आप याद कीजिए, हाँ बिल्कुल आप याद कीजिए हमारी प्रीवियस क्लास को जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साहब टेंडन एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारी बोन को मसल के साथ में कनेक्ट करता है। तो टेंडन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू भी तीन तरीके के होते हैं, उनमें से एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जांपल टेंडन। तो टेंडन के आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट कनेक्ट बोन टू मसल, ये हमारी हड्डियों को मसल से जोड़ करके रखता है। भाई आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हड्डी है और साथ में उसके ऊपर चिपका हुआ मसल। तो अब आप अगर उस मसल को उस हड्डी से उठाड़ेंगे तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप का एडेसिव, एक स्पेशल टाइप का फेविकोल ऊपर वाले ने चिपका करके रखा हुआ है। वो एडेसिव, वो फेविकोल, वो कुछ और नहीं, वो बेसिकली टेंडन है, जो कि एग्जांपल है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल आप लिख लीजिएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, उसका नाम है लिगामेंट। लिगामेंट भी हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ करके रखा हुआ है कि साहब ये एक ऐसा एडेसिव, एक ऐसा फेविकोल है, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो लिख लीजिएगा इट कनेक्ट बोन टू बोन, इट कनेक्ट बोन टू। तो आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे हड्डियों को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ करके रखता है। तो हमें वहां पर आंसर देना है लिगामेंट। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी मसल को बोन के साथ में कनेक्ट करके रखता है, तब आपको वहां पर आंसर देना है टेंडन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड टाइप जो आपको कनेक्टिव टिश्यू का लिखना है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड स्पेलिंग है SPECIALIZED, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आप एग्जांपल के तौर पर इसके आगे लिखेंगे बोन, बोन हड्डी या अस्थि। ये तो बोन कैसा है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये बोन को अगर हम अपने हाथ में लें तो इसको हम पिचका नहीं सकते, इसको हम स्क्वीज नहीं कर सकते हैं, इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसलिए ये एग्जांपल रखता है एक हार्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहब बोन कैसा टिश्यू है, तो आप बताएंगे कि ये एक तरीके का हार्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड स्पेशलाइज्ड। ठीक, और बोन का काम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता करके रखा हुआ है कि ये भाई हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। बिना बोन के हमारा शरीर मांस की एक गठरी है और कुछ भी। आप इस चेयर पर बैठ पा रहे हैं, पॉसिबल बोन्स की प्रेजेंस की वजह से ही। अगर आपके शरीर में बोन्स नहीं होगी तो आप इस चेयर पर बैठ भी नहीं पाएंगे। तो आपकी बॉडी को मूवमेंट देना, प्रॉपर शेप देना, साइज देना, स्ट्रक्चर देना, तो सारा काम बोन का। ठीक, बोन के अलावा आपको जो एग्जांपल में लिखना है वो लिखना है कार्टिलेज, CARTILAGE, कार्टिलेज।
अब आप में से में भी हो सकता हो कि कुछ लोगों को कार्टिलेज पता हो कि साहब ये क्या होती है, और हो सकता हो कुछ लोगों को ना पता हो कि साहब ये क्या चीज है। तो कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो काफी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है। अभी मैं लिखवा रहा हूँ, समझ। कार्टिलेज जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये बोन के कंपैरेटिवली काफी कोमल होता है, काफी सॉफ्ट होता है, काफी फ्लेक्सिबल। अब ये हमारी बॉडी में कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारा जो ईयर है, हमारा जो कान है, उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है जो कि हम लोग देख सकते हैं, उसे कहा जाता है पिन्ना, PINNA। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पिन्ना, तो भाई आप बता दीजिएगा कि हमारे ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसे कहा जाता है पिन्ना, PINNA, पिन्ना। अब आप सोचिए जरा कि अगर आप अपने कान के इस आउटर पार्ट को यानी कि पिन्ना को अगर आप पकड़ेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। स्कूल टाइम पे जो टीचर्स होती थी वो ज़्यादातर आपको सीट से जब उठाती थी तो वो आपका पिन्ना पकड़ करके उठाती, काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो टूटता भी नहीं। तो एक तो एग्जाम्पल कार्टिलेज का आपको आपके पिन्ना में मिलेगा। तो ये कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कैसी है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। आप सोचिए ना कि आपका ये पिन्ना जो है वो आपकी बॉडी से अटैच्ड है, कनेक्ट है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही क्या होता है, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ कर रखना। पिन्ना ये ईयर का एक्सटर्नल पार्ट होता है जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट के साथ में कनेक्ट रहता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जैसे एक फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। अब और कार्टिलेज के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ये नोज है, तो हम अपनी नोज को जो है हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हमारे नोज के इस टिप पॉइंट पर यहाँ पर आपको पीछे कार्टिलेज मिली, जो कि एक तरीके का फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और कहाँ पर ये कार्टिलेज पाया जाता है, तो हमारा जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप बोले तो सांस की नली, जिसे आप कह देते हो ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया। तो साहब ये ट्रैकिया भी जो होता है ना, वो बेसिकली कार्टिलेज का ही बना होता है। इससे क्या बना होता है साहब, ये भी जो है वो बना होता है किस चीज से, तो कार्टिलेज से ही बना होता है। और कहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है, तो दो बोन्स के बीच में भी ये पाया जाता है, दो बोन्स के बीच में भी पाया जाता है। अभी हम सब लिखवा देंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, हम एक एक चीज़ जो अभी बोल रहे हैं वो आपको हम राइट डाउन करेंगे। लेकिन आप जितने अच्छे से साइंस और ज्योग्राफी को इमेजिन कर सकते हैं, मजबूती आपकी सब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही ज़्यादा है। तो एक तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर कार्टिलेज को देखा पिन्ना, आपने देखा आपने नोज का टिप, आपने देखा ट्रैकिया, देख तो नहीं सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो सांस हमने खींची वो बेसिकली हमारे लंग्स तक पहुंची विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप और ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया बना होता है हमारी कार्टिलेज से, जो कि एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये हमारे दो बोन्स के बीच में भी पाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखिए। तो अब कार्टिलेज मैंने आप लोगों को बता दिया कि साहब ये होता क्या है, तो अब इसमें जो थ्योरी है वो हम आप लोगों को डिक्टेट कर देते हैं, उसको आप लोग रिप्लाई करके लिखिएगा। लिखिए, कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। लिखिएगा, कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। उसी के आगे लिखिए, इट्स प्रोवाइड a flexibility to the body. It's provide a flexibility to the body. It's provide flexibility to the body. ठीक। अब आप जरा नेक्स्ट पॉइंट को लिखने से पहले इमेजिन करके देखिए कि हमने आपको बताया है कि जो
कार्टिलेज होता है वो हमारे दो बोन्स के बीच में भी पाया जाता है और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर हम दो बोन्स के बीच से कार्टिलेज को हटा दें तो आपके दो बोन्स के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से आप अपने बोन्स को मोड़ नहीं पाएंगे या फोल्ड नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कि साहब हमारा ये हाथ है, हम इसको फोल्ड पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे दो बोन्स के बीच में यहाँ पर कार्टिलेज पाया जा रहा है जो कि फ्रिक्शन और रबिंग को कम कर रहा है। अगर यही कार्टिलेज हम निकाल दें तो दो बोन्स के बीच की जो फ्रिक्शन होगा या रबिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मूवमेंट हो नहीं पाएगा और दर्द बेइंतहा होगा। तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट्स प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस, it provide a smooth surface at the joint of the bone. It provide a smooth surface at the joint of the bone. At the joint of the bone. ठीक है, तो कार्टिलेज भी क्या है? एक तरीके का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और ये एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू में रखा है। लास्ट में इसी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आप तीसरा जो एग्जांपल लिखेंगे वो लिखेंगे ब्लड। लास्ट में इसी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो आप लास्ट एग्जांपल लिखेंगे वो लिखेंगे ब्लड। अब सवाल यहां पर ये है कि क्या साहब ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है? हाँ बिल्कुल है। आपके बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ में कनेक्टेड है, उसके पीछे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इस वजह से भी जो साइंटिस्ट हैं वो ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो है, बट ये किस तरीके का है? साहब ये हार्ड तो है नहीं, साहब ये फ्लेक्सिबल तो है नहीं, लेकिन ये हमको जिस स्टेज में मिलता है वो है लिक्विड स्टेज। तो आप लिखेंगे कि साहब ये ब्लड जो है वो एक तरीके का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यही सवाल यूपीपीसीएस में पूछा था कि बताइए कि ब्लड जो है वो किस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कि साहब एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, या इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन था वो इनमें से कोई नहीं। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब पता होगा तभी वो व्यक्ति पता चल पाएगा या कर पाएगा कि साहब ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू तो है, बट ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इस वजह से हम इसको एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखेंगे। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है तो आगे उसी के लिख लीजिएगा। हालांकि जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग ब्लड, हार्ट, वेन, आर्टरी इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। तो आगे लिख लीजिएगा सिर्फ एक लाइन में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक के गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना ही ब्लड का सबसे मेन फंक्शन है। मतलब समझिए एज लाइक अ स्विगी और जोमेटो। स्विगी और जोमेटो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का ही तो काम करते हैं। आपने अपने मोबाइल फोन से किसी भी रेस्टोरेंट में आपने अपना फूड ऑर्डर किया तो उस रेस्टोरेंट में जा करके जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय होगा वो वहाँ से कलेक्ट करके आप तक पहुँचा देगा। तो ब्लड भी क्या करता है कि आपने जो कुछ भी खाया है, आपने चाहे बटर चिकन खाया चाहे शाही पनीर खाया, उस बटर चिकन उस शाही पनीर से आपके बॉडी के अंदर जो गया है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक के पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है।
लेकिन क्या केवल ग्लूकोज से ही हमारे बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं, ग्लूकोज के साथ में उसको एक चीज की और जरूरत है और वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? एक तरीके की गैस। तो ब्लड का काम ये होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है ताकि आपका जो बॉडी का ऑर्गन है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। हमारा बॉडी नहीं जानता कि आपने नाश्ते में बटर पनीर खाया है कि कढ़ाई पनीर खाया है। आपका शरीर जानता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का ग्लूकोज, उसको मकसद सिर्फ और सिर्फ है ग्लूकोज से और किसी चीज से। तो ग्लूकोज पहुंचे और साथ साथ उसके ऑक्सीजन भी पहुंचे, तभी आपकी बॉडी का एक ऑर्गन हेल्दी रह पाएगा, जीवित रह पाएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी सप्लाई बंद हो गई तो आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन डेड। इन दोनों की सप्लाई करने वाला काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो ये एक तरीके का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। समझ में आ गया ब्लड का क्या फंक्शन होता है? ठीक। अब जब ब्लड की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्लड में मेनली 3 सेल पाए जाते हैं। ब्लड में मेनली 3 सेल पाए जाते हैं। लिखना नहीं, केवल सुनना है। ब्लड में मेनली 3 सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एक सेल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं आरबीसी, एक सेल होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं डब्ल्यूबीसी, और एक सेल होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं प्लेटलेट्स। आपको पता होगा कि साहब जब किसी व्यक्ति को हाई ग्रेड फीवर आता है तो हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर जाता है। और आज का समय तो मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया पे चल रहा है। तो आप जाते हैं पैथोलॉजी में जा कर के अपना प्लेटलेट्स काउंट चेक कराते हैं, देखते हैं कि साहब हमको हाई ग्रेड फीवर आया था तो हमारे ब्लड में कितना प्लेटलेट्स बचा हुआ। तो हमारे ब्लड के अंदर मेनली 3 सेल पाए जाते हैं। एक का नाम होता है आरबीसी जिसको हम लोग बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग बोल देते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साहब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन आवर बॉडी, अगर आपसे पूछा जाए कि साहब आरबीसी का काम हमारे शरीर के अंदर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका यही होता है कि साहब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अभी हमने पहले बताया ब्लड कि ब्लड का मेन फंक्शन होता है कि ये गैसेस का और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन अब ब्लड के अंदर भी आपने 3 सेल देखे, आरबीसी देखा, डब्ल्यूबीसी देखा और प्लेटलेट देखा। इन तीनों में भी कौन कर रहा है गैसेस का और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन? तो आरबीसी कर रहा है। तो अब बाकी का डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या करेंगे? इनका क्या काम है, क्यों है मौजूद हमारे ब्लड के अंदर? तो साहब डब्ल्यूबीसी का काम जो होता है वो होता है कि ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डब्ल्यूबीसी आप समझिए ये हमारे शरीर के अंदर जो है वो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, सिपाही हैं कि अगर कोई भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर गया है और ये इन्फेक्शन पैदा करेगा तो तुरंत ये जो डब्ल्यूबीसीज जैसे सोल्जर्स हैं ये खड़े हो जाएंगे और हमको इन्फेक्शन से बचाने का काम। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है कि इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन साहब ये प्लेटलेट का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट क्यों हमारे इस ब्लड के अंदर मौजूद होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो याद रखिएगा इनका मेन फंक्शन होता है इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है इसको हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी साहब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या चीज होती है। देखिए हमारे ब्लड में कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, कई सारे प्रोटीन। उसमें से एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं फाइब्रिनोजेन। अभी केवल सुनना है, फाइब्रिनोजेन एक हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन पाया जाता है।
और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है हमारे ब्लड में तैरता रहता है और ये एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। इसका मेन काम क्या होता है? मान लीजिए कि आपके शरीर पर कहीं पर कोई इंजरी होगी, कोई चोट लगी, कट लगेगा और फिर हमारी ब्लड वेसल्स कट होंगी। ब्लड वेसल कट होंगी तो फिर खून हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि साहब 2 से 7 मिनट के बाद में हमारे शरीर से बहता हुआ जो खून होता है वो बहना बंद होता है। इसी को ही कह देते हैं कि सब ब्लड क्लॉट कर गया, खून का थक्का बन गया, जिसकी वजह से अब ये ब्लड हमारा बाहर नहीं निकल रहा है। ये पॉसिबल हुआ है उस ब्लड के अंदर मौजूद फाइब्रिनोजन प्रोटीन की प्रेजेंस। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली हवा में कांटेक्ट जैसे ही उसका हुआ वैसे ही वो एक्टिवेट हुआ। आपके मन में सवाल आना चाहिए ना कि साहब ब्लड तो हमारे बॉडी के अंदर भी तैर रहा है, तो फिर ये ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लॉट कर जाता? क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन तो प्रेजेंट है, अंदर खून का थक्का जम जाए, बंद हो जाए खून बहना। लेकिन नहीं, जब तक के फाइब्रिनोजन बाहर के एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही इंजरी होगी खून बाहर निकलेगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और 2 से 7 मिनट के अंदर वो खून को बहना रोक देगा। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए कि साहब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए कि आपको कहीं पर इंजरी हो गई, मान लीजिए कि कोई लोहे की चीज़ जिसमें लगता है कि आपको उसमें रस्ट लगा हुआ था, जंग लगा हुआ था, तो आप टिटनेस जैसी बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं साहब हमको एक टेटवैक का इंजेक्शन लगा दीजिए, टिटनेस ना होने पाए इसके लिए आप हमको एक वैक्सीन लगा दीजिए। डॉक्टर के पास आप गए, उसने एक सिरिंज के अंदर टेटवैक इंजेक्शन को फिल किया। फिल करने के बाद में आपने देखा होगा कि साहब वो थोड़ी सी जो दवाई होती है वो प्रेस करके वो बाहर रिलीज कर देते हैं और सिरिंज को वो थोड़ा सा उंगलियों से अपने पीते भी हैं। क्यों? क्योंकि उस इंजेक्शन के अंदर जो एयर बबल्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब इफ इन केस डॉक्टर ने उस एयर बबल को प्रॉपर नहीं निकाला और आपको टेटवैक का इंजेक्शन उसने लगा दिया, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में पॉसिबिलिटी ये बनती है कि साहब जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पर सूजन आ जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, साहब आपने इंजेक्शन लगाया था, हमारे जो यहाँ पर जो है हमें गांठ पड़ गई, एक नोड पड़ गई, सूजन आ गई। डॉक्टर साहब क्या? तो डॉक्टर आपसे कह देता है कि साहब घर जाना और थोड़ा सा इसको ठंडे पानी से सेक लेना, ये नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर को पता था कि गलती उसकी थी कि उसने प्रॉपर उस सिरिंज से एयर बबल को रिलीज नहीं। अब हुआ क्या था कि जैसे ही उसने एयर बबल वाला इंजेक्शन आपके ब्लड वेसल में इंजेक्ट किया, एयर अंदर गई, ब्लड के अंदर जो मौजूद फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन था एयर के कांटेक्ट में आया, एक्टिवेट हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया में उसने ब्लड को कर दिया क्लॉट और बना दिया आपके पास में वहाँ पर एक गांठ, मेंटेन। समझ में आ गई बात? तो जब कभी भी डॉक्टर के पास जाए तो देखेंगे साहब उन्होंने प्रॉपर जो है वो एयर बबल को अपने सिरिंज से रिलीज कर दिया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो पॉसिबिलिटी काफ़ी बनेगी कि वहाँ पर एयर इंटर करेगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन एक्टिवेट होगा और वहाँ पे आपको एक नॉट बनेगी, क्योंकि वो नॉट होती है ब्लड की क्लॉट करती है। समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने समझ लिया कि साहब ये बोन जो है वो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब आगे देखिएगा अपनी पीडीएफ में नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इनसाइड द बोन। हमारी बोन के अंदर जो है वो 2 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। भाई हमने आपको बताया हुआ है ना कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, और कई सारे सेल्स आपस में जब मिलते हैं तब जाकर के टिश्यू बनता है।
वही जाहिर सी बात है कि हमारा जो बोन है वो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसके अंदर मौजूद होंगी ना कोई सेल। तो वो सेल कौन सी है? तो वो दो सेल, एक सेल का नाम होता है ऑस्टियोसाइट, लिखा हुआ है आपको पीडीएफ, और हमने आपको बताया था कि साहब कहीं पर भी ऑस्टियो वर्ड लग जाए तो समझ जाइएगा कि ये रिलेटेड है बोन से। लास्ट क्लास में हमने टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर कर दी थी, आपको आगे चल करके बहुत हेल्प करेगा। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट एक ऐसी सेल होती है जिसको हम लोग मैच्योर बोन सेल के नाम से भी पुकारते हैं, और इसका काम जो होता है ये हमारे बोन को बनाने में करता है। लिखा हुआ है ना नीचे कि इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ बोन, ये हमारे हड्डियों को बनाता है ऑस्टियोसाइट। दूसरी जो सेल है उसका नाम होता है ऑस्टियोक्लास्ट, इसमें भी ऑस्टियो वर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड होगा, लेकिन इसका काम क्या होता है लिखा हुआ है देखिए, इट हेल्प्स टू रिपेयर ऑफ बोन। आपकी हड्डी टूट गई, भगवान ने कहा कि हड्डी टूट गई, लेकिन एक इन केस किसी एक पर्सन की हाथ की पैर की कहीं की भी हड्डी टूट जाए और वो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए तो साहब वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, पॉसिबिलिटी बनती है कि साहब उसको वो प्लास्टर चढ़ा दें। अब धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना या 3 महीना जितनी मेजर इंजरी होगी उतना लंबा प्लास्टर का टाइम पीरियड होगा। अब उन्होंने प्लास्टर तो बांध दिया, लेकिन अब आपके बोन के अंदर मौजूद जो सेल है जिसका नाम है क्या ऑस्टियोक्लास्ट, वही आपकी बोन को रिपेयर करेगा, वही आपकी बोन को फिर से जोड़ेगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट का यही काम होता है कि टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ना, रिपेयर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि साहब बोन जो है वो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें दो तरीके के सेल ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि साहब बोन में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ से हमारे यूपीपीसीएस जे में कई सारे सवाल बने हैं, जब पढ़ लेंगे तो नीचे ही मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया हुआ जो कि आपके ही एग्जाम में पूछा गया था 2016। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि साहब हमारे बोन्स के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। उन मिनरल्स के नाम हैं जैसे कि कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम के अलावा और कौन सा है, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। कई सारी किताबों में केवल लिखा रहता है कि साहब फास्फोरस ही हमारे बोन में पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस जो है ना वो मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेड फास्फोरस, एक होता है व्हाइट फास्फोरस। अब दे दिया एग्जाम में आपको स्टेटमेंट करके जब हमारे बोन के अंदर रेड फास्फोरस पाया जाता है, स्टेटमेंट गलत। अब आदमी ने सोचा कि हाँ दूसरे पढ़ के गया है उसमें फास्फोरस लिखा था, अब रेड लिखा था व्हाइट लिखा था, मैटर नहीं करता, फास्फोरस है मतलब हाँ ये पाया जाएगा, व्हाइट फास्फोरस पाया जाएगा, रेड फास्फोरस नहीं पाया जाएगा। इसी वजह से मैंने स्पेशली वहां पर लिख दिया है व्हाइट फास्फोरस पाया जाएगा, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। और एक बार यूपीपीसीएस में मुझे ध्यान आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि हमारी जो मैच बॉक्स होती है यानी कि माचिस की डिब्बी होती है उसके सरफेस के ऊपर जहां पर हम माचिस की तीली को रब करते हैं उससे ज्वाला या फ्लेम निकलता है, तो उस सरफेस के ऊपर जो मसाला होता है जिसको आप वो किस तरीके का फास्फोरस होता है, तो वो रेड फास्फोरस का होता है, याद रखिएगा। तो हड्डियों में व्हाइट फास्फोरस, मैच बॉक्स की सरफेस पर रेड फास्फोरस, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट मिनरल है उसका नाम है क्या, फ्लोरीन। क्या नाम है बच्चा, फ्लोरीन, FLORIN लिखा हुआ है। तो 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, कैल्शियम, व्हाइट फास्फोरस एंड फ्लोरीन, ये 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है हमारी बोन के अंदर, कैल्शियम, उसके बाद कौन सा पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस, फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है, फ्लोरीन। तो यहाँ पर मैंने एक क्रोनोलॉजी में लिखा है, इसको डिस्टर्ब ना करिएगा, कैल्शियम, व्हाइट फास्फोरस और फ्लोरीन। और अगर किसी भी व्यक्ति के बोन में ये सभी मिनरल्स की डेंसिटी कम हो जाती है तो डॉक्टर जो होता है ना फिर उस व्यक्ति का एक टेस्ट कराता है जिसको कहा जाता है BMD टेस्ट। BMD बोले तो बोन मिनरल डेंसिटी। बिहार APO का पेपर हुआ था तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMD। तो BMD का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी
और आगे टेस्ट लगा दीजिए। तो बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो जब किसी पेशेंट में डॉक्टर को ऐसा लगता है कि साहब इसकी हड्डियों के जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, तो डॉक्टर फिर बीएमडी टेस्ट कराता है, देन उसके बाद में फिर अपना आगे चल करके वो डायग्नोस करता है। तो बीएमडी का फॉर्म आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। चलिए ठीक है। अब हमारे बोन में एक प्रोटीन भी पाया जाता है। आगे चल करके जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो प्रोटीन वगैरह भी पढ़ेंगे, सब प्रोटीन होता है क्या है, बट आपको अभी पता होना चाहिए कि हमारे बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आगे लिखा है उसके ओसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन, OSSEIN, ओसीन प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए हमारे बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन। अभी हमने आपको एक ब्लड के अंदर मौजूद प्रोटीन का नाम बताया, जो कि एक तरीके का ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, फाइब्रिन। वैसे ही बोन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम होता है ओसीन। तो ये सभी मिनरल्स, कैल्शियम, व्हाइट फास्फोरस, फ्लोरीन और ओसीन प्रोटीन मिल करके ये हमारी बोन को हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं, सख्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी कम होगा तो हमारी हड्डियां काफी कमजोर हो जाएंगी, हमारी हड्डियां काफी वीक हो जाएंगी। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि साहब हड्डियां जो है वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, यानी कि हॉलो होती हैं, या फिर वो पूरी तरीके से ठोस होती हैं? कैसी होती हैं? हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक हड्डी है, उसको अगर आपने तोड़ा तो आपको अंदर जो है वो एक कैविटी मिलेगी। क्या मिलेगी? कैविटी। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैविटी वर्ड कहीं पर भी लगा होगा, आप समझ जाइएगा कि वहां पर एक खाली जगह है, एक स्पेस है वहां पर, ठीक है। तो बोन को जब अगर आप बीच से तोड़ें तो आपको अंदर जो है वो एक हॉलो एरिया मिलेगा, एक खोखला स्थान मिलेगा। उस हॉलो एरिया को, उस खोखली जगह को जो हमारे हड्डियों के अंदर पाया जाता है उसको कहा जाता है मैरो कैविटी। क्या कहा जाता है बच्चा? मैरो कैविटी। क्या कहा जाता है? मैरो कैविटी। तो कैविटी का मतलब होता है क्या? खाली जगह, स्पेस। और हड्डियों के अंदर की खाली जगह मैरो कैविटी क्या कहलाती है? मैरो कैविटी। भाई आप मान लीजिए कि दांत का दर्द लेकर के किसी डेंटिस्ट के पास गए और आपको वो जब एग्जामिन करेगा, देखेगा, तो फिर वो डॉक्टर डायग्नोस बनाएगा और आपसे कहेगा कि साहब आपके दांतों में कैविटी हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके दांत में एक स्पेस आ गया है, एक गैप आ गया है, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो साहब खाली क्या दांत में गैप आने से, स्पेस आने से हमारे दांतों में क्या दर्द होने लगती है? हमको झंझनाहट का एहसास होने लगता है। तभी डॉक्टर रिकमेंड करता है कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, करता है ना। तो होता क्या है कि हमारी जो दांत होते हैं उनमें मेनली 3 लेयर्स पाई जाती है। कितनी लेयर्स पाई जाती है? 3 लेयर्स पाई जाती है। हमारे दांतों में 3 लेयर्स पाई जाती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको कहा जाता है इनामेल, ENAMEL। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है कि अगर हम इसको चट्टान के साथ टकराए ना तो भाई साहब समझिए कि चिंगारियां निकलेंगी। इनामेल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और यही हमारे टीथ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। इस इनामेल में नर्व सेल नहीं पाई जाती। नर्व सेल वो जो हमारे सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है कि साहब दर्द हो रहा है कि नहीं। तो अगर इनामल घिसा तो हमें किसी भी तरीके का दर्द का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें नर्व सेल नहीं पाए जाते, यानी कि वो सिस्टम नहीं पाया जाता इनामल के अंदर जो दर्द को ब्रेन तक पहुंचाए। इनामल में नर्व सेल नहीं। इनामल के अंदर आपको सेकंड
जो लेयर मिलती है उसको कहा जाता है डेंटिन, DENTIN, डेंटिन। ये सेकेंड इनर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर इनामेल, सेकेंड इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको बोल देते हैं डेंटिन। डेंटिन में भी कोई नर्व सेल नहीं होती, यानी कि अगर आपने कोई भी आइसक्रीम खाई, आपने ठंडा पानी पिया, तो उसकी वजह से आपका अगर वो खाना, वो फूड पार्टिकल या वो जो ठंडा पानी आपके डेंटिन तक भी पहुंच गया, तब भी आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दर्द पहुंचाने वाली जो सेल है वो उसमें पाई नहीं जाती। डेंटिन तक के अगर कैविटी हो गई है दिक्कत की बात नहीं। लेकिन डेंटिन के बाद जो हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है हमारी टीथ का, उसको बोल देते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में नर्व सेल्स पाए जाते हैं। और अगर इनामल हिस्सा, दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि नर्व सेल ही पाई जा रही है, दर्द का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाने वाली ही नहीं पाई जा रही है चीज, तो दर्द नहीं होगा। डेंटिन में अगर कैविटी हो गई है, डेंटिन घिस गया है, तब भी दर्द नहीं होगा क्योंकि नर्व सेल एब्सेंट है। लेकिन अगर ये कैविटी हमारी पल्प कैविटी तक पहुंच गई है जिसमें नर्व सेल पाई जा रही हैं, तो फिर अब आपको दर्द का एहसास होगा क्योंकि नर्व सेल्स मौजूद है, तो वो पेन को आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आपको कैविटी हो गई है, आप डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि साहब आपको एक ट्रीटमेंट कराना होगा जिसको कहा जाता है RCT। RCT का फॉर्म होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो अब RCT ट्रीटमेंट के अंदर जो है क्या होता है ना, वो आपकी इसी कैविटी को भर देता है। तो आपका जो भी खाना, जो भी आइसक्रीम, जो भी ठंडा पानी आप इंटेक करते हैं, वो आपके पल्प कैविटी तक पहुंच नहीं पाता, तो आपको दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS J में 2003 के प्रीलिम्स में, जब साहब बताइए RCT ट्रीटमेंट जो है वो हमारी बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है? टीथ से, दांत से संबंधित, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो साहब मैरो कैविटी समझ में आ गई है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, और मैरो कैविटी वो कि जब हम अपनी हड्डियों को तोड़े तो उसके बीच में जो खोखली जगह, जो हॉलो स्पेस होता है, उसको ही हम कह देते हैं मैरो कैविटी। ठीक, अब इसी मैरो कैविटी के अंदर कुछ स्टिकी, कुछ विस्कस टाइप का मटेरियल भरा रहता है। अगर जिन लोगों ने नॉनवेज का सेवन किया हो तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जो मैरो कैविटी के अंदर फ्लूइड, स्टिकी और विस्कस टाइप का मटेरियल भरा रहता है, उसको कहा जाता है बोन मैरो। क्या कहा जाता है? बोन मैरो। तो बोन मैरो कहाँ पाया जाएगा? बोन में। बोन में कहाँ? मैरो कैविटी के अंदर। बोन मैरो कहाँ पाया जाएगा? बोन मैरो पाया जाएगा मैरो कैविटी के अंदर। तो ये बात ध्यान रखें। अब इस मैरो कैविटी में प्रेजेंट जो बोन मैरो है उसमें 2 सेल पाई जाती है। उसमें कितनी सेल पाई जाती है? 2 सेल। देखिए पहले हमारी बोन में 2 सेल, एक ऑस्टियोसाइट और एक ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट का काम क्या था? बोन का फॉर्मेशन करना। ऑस्टियोक्लास्ट का काम ये था टूटी हड्डियों को रिपेयर करना। अब बोन को तोड़ा तो अंदर मिला हमको एक हॉलो स्पेस, जिसको हमने कह दिया मैरो कैविटी। इस मैरो कैविटी के अंदर एक फ्लूइड, स्टिकी, विस्कस टाइप का मटेरियल भरा हुआ है जिसको हमने नाम दे दिया बोन मैरो। इस बोन मैरो के अंदर 2 सेल पाई जाती है। ठीक है, कितनी सेल पाई जाती है? 2 सेल। एक सेल का नाम होता है RBM सेल और दूसरी सेल का नाम होता है YBM सेल। RBM सेल और YBM सेल। आप जैसे कि अपनी PDF में जब देख पा रहे होंगे कि मैंने वहां पर बोन का एक फिगर बनाया है। उस बोन के अंदर मैंने एक हॉलो स्पेस यानी कि मैरो कैविटी बनाई हुई है और उसी मैरो कैविटी के अंदर मैंने बोन मैरो को रखा हुआ है। और बोन मैरो की भी मैंने 2 सेल बताई है, एक का नाम है RBM सेल और एक का नाम है YBM सेल। याद रखिएगा कि RBM सेल जो होगा वो मैरो कैविटी में ऊपर और नीचे दोनों पाए जाएगा। क्योंकि मैंने वहां पर आप लोगों को जो अंदर की मैरो कैविटी के अंदर बोन मैरो भरा हुआ दिखाया है, उसमें RBM मैंने ऊपर भी दिखाया है और नीचे भी दिखाया है। तो RBM सेल जो है वो मैरो कैविटी के अंदर ऊपर भी पाया जाएगा और नीचे भी पाया जाएगा। बीच में की जो सेल है
बीच में जो बोन मैरो है उसके अंदर जो सेल है बीच वाले हिस्से में, उसको कहा जाता है वाइबियम सेल। क्या कहा जाता है? वाइबियम। तो अब आरबीएम का फुल फॉर्म होता है रेड बोन मैरो सेल और वाइबियम का फुल फॉर्म होता है येलो बोन मैरो सेल। अब ये आरबीएम सेल या रेड बोन मैरो सेल ये फॉर्मेशन करती है किसका? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल। यानी कि खून बनाने वाली जो जगह है वो हमारे बोन के अंदर जो हॉलो स्पेस यानी कि मैरो कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट जो बोन मैरो है और उसमें जो आरबीएम सेल है वही हमारे अंदर के ब्लड का आरबीसी बना रही है। और जो वाइबियम है वो क्या बना रहा है? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स समझ में आ गया? कि अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ब्लड जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन में। बोन में कहाँ होता है? बोन को तोड़िए, मैरो कैविटी में। मैरो कैविटी में आपको बोन मैरो मिलेगा। बोन मैरो में आपको दो सेल मिलेंगे, एक का नाम है आरबीएम और एक का नाम है वाइबियम। ऊपर वाले बोन मैरो में आपको आरबीएम, नीचे वाले बोन मैरो में भी आरबीएम, बीच वाले में वाइबियम। आरबीएम सेल बनाता है आरबीसी को, वाइबियम सेल बनाता है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो बोन का एक फंक्शन क्या हो गया? इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को जब बोन का फंक्शन पढ़ाया था तो हमने 3 फंक्शन आप लोगों को बताए थे और चौथा फंक्शन हमने कहा था कि इसको अभी रोकेंगे और आगे जब मैं आपको बोन का कंपोजिशन बता दूंगा तब आपको ये चौथा पॉइंट क्लियर होगा। अब आप आइए ऊपर पहले पेज की 4th लाइन पर देखिए लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। समझ में आ गया कैसे हेल्प करता है? तो ये ध्यान रखिए। अब आप मुझे ये बताइए, एक सवाल है और वो सवाल बच्चा ये है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट बोन मैरो इन इंडिया? पहला पर्सन वो कौन था इंडिया का जिसने बोन मैरो को डोनेट किया? सलमान खान। 2010 लिखिएगा, लिख लीजिए। सलमान खान was the first person to donate bone marrow in India. Salman Khan was the first person to donate bone marrow in India in 2010. 2010 में सलमान खान ने बोन मैरो को डोनेट किया था और इस तरीके के डोनेशन से ये भारत के पहले व्यक्ति। एक्चुअली में उनका एक कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा फैन था और उसकी एक 4 साल की बेटी थी। उसको किसी तरीके का कोई ब्लड डिसऑर्डर था, खून संबंधी कोई बीमारी थी। उसको ठीक करने के लिए बोन मैरो की जरूरत थी और उसका जो बोन मैरो था और जो सलमान का बोन मैरो था वो दोनों का मैच करता था। तो उसने जो है काफ़ी रिक्वेस्ट की थी सलमान खान से। तो अरबाज खान और सलमान खान दोनों गए थे अस्पताल में अपना बोन मैरो डोनेट करने के लिए, बट सलमान खान का जो बोन मैरो था वो मैच कर गया था। तो फिर उस बच्चे की जान। बोन मैरो के साथ में समस्या ये होती है कि आपके जो परिवार के लोग उनके साथ में जो बोन मैरो होता है वो मैच नहीं करता। मान लीजिए कि आपके कोई बहन, मान लीजिए आपका कोई भाई, तो आपका उनके बोन मैरो का जो मैच करने का परसेंटेज होगा वो 20 to 25% के अराउंड होगा ही केवल बस। लेकिन बोन मैरो जो है वो 99.99999% मैच करना चाहिए, तभी वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी, अन्यथा नहीं होगी। और माता पिता का जो बोन मैरो होता है उसका जो मैच का परसेंटेज होता है वो केवल 3 या 4%। ठीक है, तो किसी अननोन पर्सन का ही बोन मैरो जो है वो किसी अननोन व्यक्ति के साथ में कंप्लीटली मैच करता है, तो उस बच्चे की फिर जान। सलमान खान के साथ में इतनी इम्पोर्टेंट बात जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन केस मान लीजिए कभी ट्रेनिंग्स में क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप का पूछ लिया गया तो आपने आंसर उसका
कर देता है। तो ये आपका ठीक है। अब देखिए वहीं पर पेज में लास्ट में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिख करके दिया हुआ है जो कि आपके ही एग्जाम यूपीपीसीएस 2016 का है। लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन द बॉडी। इनमें से कौन सा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी नहीं है? ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, सी फ्लोरीन, डी सोडियम। क्या आंसर होगा? सोडियम। बताइए। सोडियम, ठीक, यही आंसर है, सोडियम। तो 2016 में पीछे पूछे गए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सोडियम। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो मेन मिनरल्स हैं वो कैल्शियम, व्हाइट फास्फोरस और फ्लोरीन, सोडियम। तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे, वैसे ही आपके सामने जो है वो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस। ये फॉस्फोरेसेंस क्या चीज होती है, इसको समझेंगे आगे। बट उससे पहले हम लोग यूपीपीसीएस जेईई 2016 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे बोन से ही रिलेटेड है। सोचिए कि आज 2024 चल रहा है, आज से लगभग 8 साल पहले पीसीएस जे जैसे एग्जाम में कितना डेप्थ वाइज क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन, बोन्स ग्लो इन डार्क ड्यू टू, अंधेरे में हड्डियां चमकती हैं क्योंकि ए द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इन बोन्स, बी slow combustion of white phosphorus in contact with air, C conversion of white phosphorus into red phosphorus, D conversion of red phosphorus into white phosphorus। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी। देखिए नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया हुआ है कि साहब हमारे बोन में जो फास्फोरस पाया जाता है वो व्हाइट पाया जाता है, रेड फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इन बोन, रेड फास्फोरस पाया ही नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर सी को पहले देखिए, लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ व्हाइट फास्फोरस इनटू रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का ही काम हमारे बोन में है, रेड फास्फोरस का लेना देना कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी में भी यही चीज लिखी हुई, कन्वर्जन ऑफ रेड फास्फोरस इनटू व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस का हमारे बोन के अंदर कोई लेना देना है नहीं, मेन है व्हाइट फास्फोरस। अब आपको नहीं पता है कि साहब हड्डियां अंधेरे में क्यों चमकती हैं, लेकिन आपको मैंने जब ये जानकारी ऑलरेडी दे दी है कि हमारे बोन में व्हाइट फास्फोरस पाया जाता है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दो। अब ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, लिखा है स्लो कंबशन ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन कांटेक्ट विद एयर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब ये ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या है? देखिए हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो बोन्स होती है उनमें प्रेजेंट जो व्हाइट फास्फोरस होता है, वो जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो स्लोली जलना शुरू होती हैं, उनमें कंबशन स्टार्ट होता है। हमारी बोन में जो व्हाइट फास्फोरस का प्रेजेंस है उसकी वजह से जब हमारी हड्डी एयर के कांटेक्ट में आती है तो उस व्हाइट फास्फोरस का कंबशन होने लगता है। इसी वजह से अंधेरे में हमारी हड्डियां जो हैं वो ग्लो करती हैं या थोड़ी बहुत चमकती हुई दिखती है। इसका यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल मार्केट में हम लोगों को कुछ ग्लो टॉय वगैरह मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ग्लो टॉय, यानी कि अंधेरे में चमकने वाले कुछ खिलौने मिलते हैं। और आजकल तो मार्केट में आपको ग्लो पेंट भी मिलता है, नहीं मिलता है? मिलता है। आजकल तो लोग अपने घर को डेकोरेट कराने के लिए नॉर्मल पेंट की जगह पे ग्लो पेंट लगा रहे हैं। तो ग्लो टॉय और ग्लो पेंट ये बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी करंट के अंधेरे में चमकते हैं। उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे का साइंस है बच्चा ल्यूमिनेसेंस। क्या है? ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है, उसमें ये होता है कि जब आप उस किसी सब्सटेंस के ऊपर जिसमें ल्यूमिनेसेंस के फीचर पाए जाते हैं उस पर अगर आपने लाइट मारी तो वो लाइट को कर लेता है एब्जॉर्ब, और फिर जब आप अंधेरा कर दोगे तो वही सब्सटेंस धीरे धीरे उस लाइट या एनर्जी को लाइट के फॉर्म में अपने अंदर से इमिट करना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से हमको वो जलता हुआ दिखता है। जलता हुआ
उसको कहा जाता है ल्यूमिनिसेंस। उसको क्या कहा जाता है? ल्यूमिनिसेंस। फिर से मैं बता दूं ल्यूमिनिसेंस क्या होता है। ल्यूमिनिसेंस एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जब किसी सब्सटेंस पर हम एक एनर्जी देते हैं, ठीक है, और उस सब्सटेंस में ल्यूमिनिसेंस के फीचर होने चाहिए, ठीक। तो अगर हम किसी सब्सटेंस जिसमें ल्यूमिनिसेंस का फीचर पाया जाता है उसके ऊपर हम अगर कोई एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी को कर लेता है एब्जॉर्ब, सोख लेगा, और फिर जब अंधेरा होगा तो उसके बाद में वो अपने अंदर की एब्जॉर्ब एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में स्लोली 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 क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। उसको क्या कहा जाता है? ल्यूमिनिसेंस कहा जाता है। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया, व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस? फॉस्फोरेसेंस इज द टाइप ऑफ ल्यूमिनिसेंस। यहाँ पर रात के अंधेरे में जो आपकी हड्डियां चमक पा रही हैं वो बेसिकली इस फॉस्फोरेसेंस की प्रेजेंस की वजह से भी होता है। यानी कि यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है वो फॉस्फोरेसेंस का होता है, ठीक है। तो अब मैं फॉस्फोरेसेंस की आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसको कृपया करके आप लोग लिखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखिएगा। फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, वहां पर फॉस्फोरेसेंस की स्पेलिंग लिखी हुई है, देख लीजिएगा। फॉस्फोरेसेंस is a process in which a substance, phosphorescence is a process in which a substance slowly releases the absorbed energy, slowly releases the absorbed energy in the form of light, in the form of light। फॉस्फोरेसेंस की डेफिनेशन फिर से बोल दे रहा हूं। फॉस्फोरेसेंस इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस स्लोली रिलीजेस द एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस एब्सॉर्ब्ड एनर्जी को लाइट के फॉर्म में धीरे धीरे रिलीज और इमिट करता है। उसी फिनोमेना को, उसी प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोरेसेंस कहकर के पुकारते हैं। नीचे लिखिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल जितना समझेंगे उतना बेहतर है। फॉर एग्जांपल, द ग्लो ऑफ बोन्स इन द डार्क, अंधेरे में हड्डियों का चमकना। द ग्लो ऑफ बोन्स इन द डार्क, अंधेरे में हड्डी का चमकना। आगे एक एग्जांपल और लिखें, ग्लो टॉय एंड ग्लो पेंट एक्सेट्रा। ग्लो टॉय एंड ग्लो पेंट एक्सेट्रा। ग्लो टॉय एंड ग्लो पेंट एक्सेट्रा। ठीक, ग्लो टॉय और ग्लो पेंट एक्सेट्रा। कि भाई जो ग्लो टॉय होंगे वो अंधेरे में चमकते होंगे कैसे? कि भाई दिन के उजाले में उन्होंने एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब अंधेरा हुआ तो उन्होंने अपनी उस एब्जॉर्ब एनर्जी को लाइट के फॉर्म में रिलीज या इमिट करना स्टार्ट कर दिया। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो खिलौने हमको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। आजकल तो कई सारे रिस्ट बैंड भी आ रहे हैं इस तरीके के जो रात के अंधेरे में चमकते हैं। तो आप कभी भी देखें तो आप अपने इस क्वेश्चन को वहाँ पर रिवाइज करें, चाहे ग्लो टॉय देखें, ग्लो पेंट देखें, ग्लो रिस्ट बैंड देखें, कुछ भी देखें तो आप इस चीज़ को वहाँ पर कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। जितना आप अप्लाइड फॉर्म में चीज़ें पढ़ेंगे ना आप लोगों के लिए उतना ही चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे याद आ रहा है 2018 में जो TCS J का पेपर हुआ था वहाँ पर पूछा गया था कि जो LED होती है ठीक है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है, LED उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। वहां पर LED का फुल फॉर्म नहीं पूछा गया आपसे पूछा गया कि साहब LED जो वर्क करती है वो किस प्रिंसिपल पर। ऑप्शन में दिया हुआ था, A फॉस्फोरेसेंस, B फ्लोरोसेंस, C बायोल्यूमिनेसेंस, D इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस ये 2018 का क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई एंगुलर फिश आ गया। एंगुलर फिश को देखा है कभी आपने? हालांकि मैंने तो नहीं देखा,
लेकिन उसकी इमेजेस जो है वो आप गूगल पे देख सकते हैं। एंगुलर फिश, ANGLER, एंगुलर फिश, FISH, फिश। एंगुलर फिश जो है नाम से ही लगता है कि काफी एंग्री होगी, ठीक है। उसके माथे पर जो है ना वो एक स्पेशल टाइप का है ना, उसके माथे पर यानी कि उसके फोरहेड पर आपको एक स्पेशल टाइप का नेचुरल बल्ब लगा हुआ दिखाई पड़ता है। और जब समंदर में अंधेरे में जब वो एंगुलर फिश जो है वो तैरती है तो उसका जो माथे पर या फोरहेड पर जो नेचुरल बल्ब है वो जलता है। वो क्या करता है? जलता है। उससे क्या होगा? जो बाकी की मछलियां होंगी वो उसके प्रति अट्रैक्ट होंगी कि यार ये जल रहा है, ये चीज क्या है, चलो देख कर क्या। जैसे ही मछलियां उस तक जाएंगी वो एंगुलर फिश उन छोटी हुई मछलियों को खा लेगा। एंगुलर। तो यहाँ पर जो ल्यूमिनेसेंस वर्क कर रहा है उसके फोरहेड पर जो नेचुरल बल्ब ईश्वर ने उसको लगा करके भेजा है, इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब कि किसी भी जानवर में इस तरीके का ल्यूमिनेसेंस फिनोमेना हो रहा है तो उसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया एलईडी ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, आपने कह दिया साहब इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पर। क्या 2024 या 25 जो भी अब आने वाले एग्जाम होंगे उसमें आपका क्वेश्चन क्या ऐसा नहीं बन सकता कि साहब जो जुगनू होता है उसकी जगमगाहट के पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? यही ऑप्शन देगा। पहला फ्लोरोसेंस, बी फॉस्फोरेसेंस, सी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, डी बायोल्यूमिनेसेंस। आंसर क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब तक के 2 मिनट मैं आप लोगों से क्वेरीज ले लेता हूँ। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो फटाफट से पूछ ले भाई। पानी आने पीना हो तो पी सकता है।